फेरस मेटल्स के अगले चरण में हम आज स्टील्स और उसके गुणधर्मों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लोहे में कार्बन या अन्य कोई तत्व को मिलाए जाने से जो धातु हमें प्राप्त होती है उसे हम स्टील कहते हैं। स्टील सामान्यतः दो तरह की होती है, कार्बन स्टील और अलॉय स्टील। कार्बन स्टील्स जो है उसमें लोहे के अंदर सिर्फ कार्बन मिलाया जाता है। अलॉय स्टील के अंदर कार्बन के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी मिलाए जाते हैं। लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाने से स्ट्रेंथ, वियर रेजिस्टेंस, हार्डनेस इसमें वृद्धि होती है। तो कार्बन परसेंटेज के आधार पर ये कार्बन स्टील तीन प्रकार का हो सकता है: लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा 0.3% से कम होती है। इसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं। ये काफ़ी नरम होता है और यह सामान्य औद्योगिक उपयोगों में आता है, जैसे नट, बोल्ट, शीट, प्लेट, ट्यूब्स, सामान्य फैब्रिकेशन के एंगल्स ये बनाने के काम में आता है। ये काफ़ी नरम होता है परंतु इसका कोरोजन भी काफ़ी होता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में इसे काम में लिया जाता है जहाँ कोरोजिव एनवायरनमेंट ना हो, और अगर कोरोजन से बचाना भी है तो इसके ऊपर पेंट और कुछ उपचार करना आवश्यक रहता है। कार्बन स्टील्स के अंदर अगला होता है मीडियम कार्बन स्टील। इसके अंदर कार्बन की मात्रा 0.3 से 0.6% के बीच में होती है। इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां हाई स्ट्रेंथ स्टील की ज़रूरत होती है, जैसे मशीनरी, ऑटोमोटिव इक्विपमेंट पार्ट, मेटल वर्किंग इक्विपमेंट, इनमें काम में लिया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ मीडियम कार्बन स्टील से थोड़ी ज़्यादा होती है। कार्बन स्टील का तीसरा स्वरूप होता है हाई कार्बन स्टील। इसके अंदर कार्बन की मात्रा 0.6% से ज़्यादा होती है। इसकी हार्डनेस, टफनेस और वियर स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील या मीडियम कार्बन स्टील से ज़्यादा होती है। इसको बनाने के बाद में हीट ट्रीटमेंट और टेम्परिंग करनी पड़ती है। इसका उपयोग सामान्य प्रकार के कर्तन औजार, कारपेंट्री के जो कर्तन औजार हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। कारपेंट्री में काम में आने वाले ट्विस्ट ड्रिल, इनका भी बनाने के काम में आता है। स्टील्स के अगले स्वरूप में आते हैं अलॉय स्टील, जिसके अंदर कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी उसमें मिलाए जाते हैं ताकि स्टील के यांत्रिक गुणधर्मों में वांछित परिवर्तन किए जा सके। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं: हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील, माइक्रो अलॉयड स्टील और नैनो अलॉय स्टील्स। अलॉय स्टील में सबसे पहला प्रकार होता है हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील। इनका जो विकास किया गया था वो इसलिए किया गया था कि इनके अंदर स्ट्रेंथ और वजन, इसके रेशो को सुधारा जा सके। इसका फ़ायदा ये है कि कम वजन के अंदर अधिक क्षमता वाले, अधिक स्ट्रेंथ वाला स्टील मिल सके। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया गया था। इसका उपयोग करने से ऑटोमोबाइल्स का वेट कम हो जाता है। ऐसा करने से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अलॉय स्टील में दूसरे होते हैं माइक्रो अलॉयड स्टील्स। इनका फ़ायदा यह है कि इनको कुछ इस तरीके से विकास किया गया कि इनके अंदर बिना हीट ट्रीटमेंट के ही इनके गुणधर्म बहुत अच्छे मिल सकें। इनको अगर एक नियंत्रित तरीके से ठंडा किया जाए तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है। इनका तीसरा प्रकार है नैनो अलॉयड स्टील, जिनमें ग्रेन साइज 10 से 100 नैनोमीटर के बीच में रहती है। क्योंकि इनका सिंथेसिस एटॉमिक लेवल पर करते हैं तो इनके विशिष्ट गुणधर्म को विशिष्ट रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इन स्टील का विकास किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है, कोई विशिष्ट प्रॉपर्टी को नियंत्रित करते हुए किया जाता है। स्टील का सबसे विशिष्ट प्रकार है स्टेनलेस स्टील, जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस, हाई स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी के लिए जाना जाता है। ऐसा करने के लिए इस स्टील में क्रोमियम को मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर क्रोमियम की बहुत ही पतली परंतु बहुत ही हार्ड एक लेयर जम जाती है। इसके कारण से इसका कोरोजन नहीं हो पाता है। अगर यह सरफेस किसी कारण से हट भी जाती है तो ये सरफेस वापस अपने आप को
क्रोमियम की परत वापस अपने आप को इसके ऊपर बना लेती है। ऐसा करने के लिए इस स्टील में क्रोमियम की मात्रा कम से कम 10 से 12% के बीच में रखी जाती है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा को काफ़ी कम रखा जाता है, क्योंकि कार्बन क्रोमियम से रिएक्ट कर लेता है और अगर ज़्यादा कार्बन होगा तो वो क्रोमियम से रिएक्ट करके फ्री क्रोमियम इसमें रहने नहीं देगा, जो कि इसको कोरोजन से बचाने के लिए, उसकी लेयर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इसमें कार्बन की मात्रा को कम से कम रखा जाता है। कोरोजन रेजिस्टेंस के गुण के कारण से अब स्टेनलेस स्टील का उपयोग हाईवेज, बिल्डिंग और ब्रिजेस के रेनफोर्सिंग बार्स के रूप में भी किया जाने लगा है, क्योंकि साधारण कार्बन इस्पात का कोरोजन हो जाता है। उससे बचने के लिए अब हाईवेज और बड़े स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंगें हैं उसके अंदर रेनफोर्सिंग के रूप में इस स्टेनलेस स्टील का उपयोग भी किया जाने लगा है। सामान्य और उच्च तापमान पर स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और वियर रेजिस्टेंस को बनाए रखने के लिए टूल और डाई स्टील का विकास किया गया था। उसमें अलॉइंग कुछ इस प्रकार से की थी कि उच्च तापमान पर भी उनके अंदर वियर रेजिस्टेंस और कटिंग एबिलिटी डेवलप हो सके, ताकि उन्हें टूल और डाई स्टील के रूप में काम में लिया जा सके। ये सामान्यतः दो तरह के होते हैं, एम सीरीज और टी सीरीज। एम सीरीज के स्टील के अंदर 10% मोलिब्डेनम होता है और ऐसा करने से उसके अंदर घिसाव प्रतिरोध टी सीरीज के स्टील से ज़्यादा हो जाता है। टी सीरीज के जो स्टील होते हैं उनमें 12 से 18% टंगस्टन होता है। इसके कारण से हीट ट्रीटमेंट से उनमें डिस्टॉर्शन कम होता है, पर इन दोनों स्टील्स का एब्रेशन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इनका उपयोग टूल और डाई बनाने के लिए, कटिंग टूल्स और डाई बनाने के लिए किया जाता है। डाई ऐसे टूल हैं जिनका उपयोग वायर ड्राइंग के लिए, ब्लैंकिंग के लिए, बेंडिंग, कटिंग, मशीन फोर्जिंग, एम्बोसिंग, इनके लिए आवश्यक होता है। इसके लिए जो स्टील बनाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एच सीरीज और एस सीरीज। एच सीरीज के जो स्टील हैं, डाई स्टील हैं, वो हॉट वर्किंग स्टील्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं। एस सीरीज की जो होते हैं वो शॉक रेजिस्टेंस होते हैं कि वो झटके सहन कर सकें, उनकी टफनेस या इम्पैक्ट टफनेस बहुत ज़्यादा होती है।